हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं पवन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन। प्राचीन भारत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में, और ये भारत के प्राचीन इतिहास से संबंधित अंतिम वीडियो है। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास से संबंधित वीडियो शुरू होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, 8वीं सदी के दौरान कन्नौज पर नियंत्रण के लिए भारत के 3 राज्यों के बीच संघर्ष हुआ, इनके नाम क्या थे? तो 8वीं सदी के दौरान कन्नौज पर नियंत्रण के लिए, तो आपको बता दें कन्नौज था, ये हर्ष की राजधानी थी। पहले 2 राजधानियां थीं वर्धन वंश में, थानेश्वर और कन्नौज। बाद में कन्नौज पर नियंत्रण के लिए 3 राज्यों के बीच संघर्ष हुआ था। तो ये राज्य कौन से थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। कन्नौज पर नियंत्रण के लिए भारत के 3 राज्यों पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच संघर्ष हुआ था। अगर हम पाल वंश की बात करते हैं तो यह भारत के पूर्वी भाग पर इसका नियंत्रण था। विशेष रूप से भारत का जो बंगाल के आसपास का जो प्रदेश है वहां पाल वंश था, पाल वंश का शासन था। उसके बाद प्रतिहार का जो राज्य था वो भारत के पश्चिमी भाग पर था। और राष्ट्रकूटों का जो शासन था वो भारत में, इनका जो दक्षिण में आधिपत्य था। ये दक्षिण की शक्तियों में प्रमुख थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कन्नौज त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा राज्य विजयी हुआ? तो कन्नौज त्रिपक्षीय संघर्ष, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच जो संघर्ष हुआ था उसको त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। तो इनमें कौन विजयी हुआ था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रकूट। वास्तव में जो जीत हुई थी, पालों पर प्रतिहारों ने शासन किया था, यानी प्रतिहारों ने पालों को परास्त किया। उसके बाद राष्ट्रकूटों ने प्रतिहारों को परास्त किया, उनको हराया। तो राष्ट्रकूट वंश का जो राजा था ध्रुव प्रथम ने प्रतिहार शासक वत्सराज को हराया, यानी प्रतिहार शासक वत्सराज को हार का सामना करना पड़ा था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। लेकिन जो राष्ट्रकूट थे उसके बाद उन्होंने शासन नहीं किया था, वो उसको हराने के बाद वहां से अपने राज्य में लौट गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, मौखरी वंश की राजधानी निम्न में से कौन थी? तो मौखरी वंश की जो राजधानी थी वो थी ऑप्शन डी, कन्नौज। मौखरी वंश की राजधानी कन्नौज थी। वास्तव में जो मौखरी वंश का जो शासक था वो एक सामंत था और इसने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। और जो कन्नौज का वह प्रथम सामंत जिसने राजधानी बनाई थी उसका नाम था हरिवर्मा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कन्नौज। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाकाटक एवं मैत्रक राजवंश की राजधानी निम्न में से कौन सी थी? तो वाकाटक और मैत्रक वंश की जो राजधानी थी वो थी पुरिका एवं वल्लभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पुरिका एवं वल्लभी। वाकाटक ये भारत का एक प्राचीनतम राजवंश था जिसने शासन किया था दक्षिणी भारत के एक हिस्से पर, एक भाग पर। अगर बात करें वल्लभी की, तो वल्लभी गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र में भावनगर के निकट स्थित एक प्राचीन नगर है और यह प्राचीन मैत्रक राजवंश की राजधानी रहा है। तो वाकाटक की राजधानी पुरिका और मैत्रक जो राजवंश की जो राजधानी थी वो थी वल्लभी। क्वेश्चन नंबर 5 है, वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो वाकाटक वंश का जो संस्थापक था वो था ऑप्शन ए, विंध्य शक्ति। वाकाटक वंश का संस्थापक विंध्य शक्ति था। विंध्य शक्ति को जो शिलालेख है उसमें वाकाटक वंशकेतु कहा गया है। वाकाटक वंशकेतु, इससे सिद्ध होता है कि विंध्य शक्ति ही वाकाटक वंश का संस्थापक था। मैत्रक वंश का संस्थापक कौन था?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भट्टारक। भट्टारक मैत्रक वंश का संस्थापक था, जो एक सेनापति था। गुप्त वंश के पतन के बाद, जब गुप्त वंश का पतन हो गया था, तो भट्टारक ने लाभ उठाकर स्वयं को गुजरात के सौराष्ट्र नगर का शासक घोषित कर दिया था, और यह एक ब्राह्मण वंश था। क्वेश्चन नंबर 7 है, कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी कौन सी बनाई थी? कदम राज्य का उल्लेख दक्षिण की शक्तियों में किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बैजंती या वनवासी को। बैजंती या वनवासी को कदम राज्य की जो स्थापना की थी मयूर शर्मन ने, तो इसको अपनी राजधानी बनाया था। तो कदम दक्षिण भारत का एक ब्राह्मण वंश था। कदम कुल का गोत्र मानव्य था, और इसका जो संस्थापक था वो था मयूर शर्मन, और ये एक ब्राह्मण था। यह विद्या अध्ययन के लिए कांची में रहता था, और किसी पल्लव द्वारा, राज्य अधिकारी द्वारा अपमानित होकर इसने लगभग 4वीं सदी ईस्वी के मध्य कर्नाटक में एक छोटा सा राज्य स्थापित किया था, और इसकी राजधानी वैजंती या वनवासी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी वैजंती या वनवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन फर्स्ट। चालुक्य वंशी पुलकेशिन द्वितीय पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा पराजित हुआ था, और ये बात किसमें लिखी है? पूरम अभिलेख में नरसिंह वर्मन की इस सफलता का उल्लेख मिलता है। और नरसिंह वर्मन ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को परास्त करने के बाद वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी, वातापी कोंडा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? यानी हम ये कह सकते हैं कि ये एक विद्या का केंद्र यानी विश्वविद्यालय नहीं था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कौशाम्बी। तक्षशिला, तक्षशिला था, ये मौर्य काल में प्रसिद्ध था। और विक्रमशिला और नालंदा ये गुप्त काल में और गुप्तोत्तर काल में भी बहुत प्रसिद्ध रहे। तो जो कौशाम्बी है वो विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है। तो महापाषाण काल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो महापाषाण संस्कृति वह संस्कृति थी जिसमें ज्यादातर पत्थरों से बनाई हुई चीजों का उपयोग होता था। परंतु अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो दक्षिण भारत में इसका एक दूसरा प्रमाण मिला है, और वो प्रमाण क्या है वो इसी आंसर में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां या कब्रें, ये दक्षिण भारत में पाई गई हैं। तो ये इसको इतिहासकारों ने महापाषाण काल जो संस्कृति है उसमें रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो वह पुस्तक है जिसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। ये ऑप्शन सी पंचतंत्र। पंचतंत्र का कई विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? ये एक शाखा है किसी चीज को अध्ययन करने की। तो ये क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। मुद्रा शास्त्र सिक्कों, कागजी मुद्रा आदि के संग्रह एवं उसके अध्ययन का विज्ञान है। मुद्रा शास्त्र इतिहास एवं संस्कृति को जानने का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम भी है, और मुद्रा शास्त्र के द्वारा उस काल के जैसे जो भी करेंसी प्राप्त हुई है प्राचीन काल की, तो उस काल के राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन पर इसके द्वारा जाना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हितोपदेश के लेखक कौन है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नारायण पंडित। हितोपदेश के रचयिता नारायण भट्ट या नारायण पंडित हैं। हितोपदेश में भारतीय जनमानस एवं परिवेश से प्रभावित उपदेशात्मक कथाएं हैं और इनकी कथाएं पशु पक्षियों पर आधारित हैं। तो हितोपदेश के जो लेखक हैं वो हैं नारायण पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की थी? ऑप्शंस दिए हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भरत मुनि ने। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत जो प्रारंभ हुआ था ये हुआ था ऑप्शन ए, 58 ईसा पूर्व। इस संवत का प्रारंभ हुआ था वो ये दो तरीके से मनाया जाता है। गुजरात में कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से और उत्तरी भारत में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से मनाया जाता है। ईसवी सन में 57 यानी 57 ऐड करके जोड़कर विक्रम संवत प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कंबोडिया। अंकोर वाट में एक मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है और यह कंबोडिया में स्थित है। अंकोर वाट कंबोडिया में स्थित है और यह खमेर राज्य में भगवान विष्णु के एक हिंदू मंदिर के रूप में बनाया गया था। यह कंबोडिया के अंकोर में स्थित है जिसका पुराना नाम यशोधरपुर था और जो इसका निर्माण किया गया था ये सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था, यानी सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ताम्र पाषाण युग। ताम्र पाषाण युग नव पाषाण युग के बाद का युग है और इस काल में मनुष्य ने पत्थर से बने औजारों के बजाय तांबे से बने औजारों का प्रयोग किया था, तो इसलिए इसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्रो मैग्नन मनुष्य, जिसके अवशेष फ्रांस में पाए गए हैं और यह आधुनिक मानव से बहुत ही मिलता जुलता है, तो इसे आधुनिक मानव का हाल का पूर्वज माना गया है, क्रो मैग्नन मनुष्य को। क्वेश्चन नंबर 19 है, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरिकामेडू। अरिकामेडू एक ऐतिहासिक स्थल है और इसका निर्माण लगभग 50 ईस्वी में किया गया था। अरिकामेडू से प्राप्त अवशेषों से स्पष्ट होता है कि अरिकामेडू पूर्वी समुद्र तट पर एक समृद्ध व्यापारिक बंदरगाह नगर था और इसके जो संबंध थे वो चीन और रोम के साथ इसके व्यापारिक संबंध थे। तो ईसा की जो प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के जो घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना जिस पुरास्थल से प्राप्त हुई उसका नाम है ऑप्शन डी, अरिकामेडू। क्वेश्चन नंबर 20 है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप कौन सी लिपि है? यानी जो आधुनिक देवनागरी लिपि है वो कौन सी लिपि से इसका उद्भव हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है और इसके प्रयोग के प्राचीन उदाहरण अशोक के अभिलेखों के रूप में उपलब्ध हैं और यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सारनाथ एवं रामेश्वरम कहाँ स्थित है? तो सारनाथ वही स्थान है जहां बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो सारनाथ उत्तर प्रदेश में है और रामेश्वरम तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोर्ट के नाम से द पेरिस ऑफ द इरीथियन सी यानी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था? तो उस लेखक को जिस बंदरगाह का, भारत के जिस बंदरगाह का पोर्के के नाम से ज्ञात था और अपनी जो पुस्तक है उसमें इसने इसका जिक्र किया है वो है ऑप्शन
ए अरिकामेरू। अभी अरिकामेरू के बारे में भी पिछला क्वेश्चन भी आ चुका है। अरिकामेरू एक ऐतिहासिक स्थल है और लगभग 50 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था और ये पूर्वी समुद्र तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का जो प्रयोग किया था वो किया था ऑप्शन ए हेरोडोटस ने, जिनको इतिहास का पिता भी कहा जाता है। हालांकि इस बारे में बहुत से इतिहासकारों की भ्रांतियां हैं और उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि हेरोडोटस ने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया, पर फिर भी यही माना जाता है कि हेरोडोटस जी ने, जो इतिहास के पिता हैं, उन्होंने ही भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था? तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंधु व झेलम। यह सिंधु व झेलम नदियों के बीच में स्थित था और यह पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापकों में से एक थे और इन्होंने ही सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चार्ल्स विल्किंस। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित प्राचीनतम भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? यानी एक ऐसा अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें यह आदेश है कि अगर अकाल दुर्भिक्ष की स्थिति में या उसके लिए खाद्यान्न को सुरक्षित रखा जाए, तो ये जो आदेश है ये है ऑप्शन ए सोहगोरा ताम्रपत्र। यह ताम्रपत्र पर लेखबद्ध प्राचीन लेख है जो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास सोहगोरा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। इसमें अन्न के 3 कोष्ठागारों को बनाने का उल्लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सोहगोरा ताम्रपत्र। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? वह भाषा कौन सी, वह लिपि कौन सी थी जो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो दाएं से बाएं जो लिपि लिखी जाती थी वो थी ऑप्शन डी खरोष्टी। खरोष्टी भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। यह दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सम्राट अशोक के 2 शिलालेखों में, दो अभिलेखों में, शाहबाज गढ़ी और मनसेरा अभिलेखों में खरोष्टी लिपि में ही ये लिखवाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो प्राचीन भारत में जो व्यापारियों का निगम था वो था ऑप्शन डी मणिग्राम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मणिग्राम। क्वेश्चन नंबर 29 है, बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण ग्रंथों में जो धारणा एक जैसी पाई गई है वो है ऑप्शन ए कर्मवाद का सिद्धांत। क्योंकि बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण ये तीनों ही ग्रंथ मानते हैं कि मनुष्य को अपने अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। कर्मवाद का सिद्धांत भारतीय दर्शन का एक विशिष्ट सिद्धांत भी है और जो जैसा करता है उसको वो वैसा ही फल पाता है। तो ये तीनों के ये सिद्धांत कॉमन है। अब इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एक गणतांत्रिक जनजाति। योद्धे देश झेलम एवं सिंधु नदी के बीच का एक भाग है जहां प्राचीन काल में योद्धे गण का राज्य था और समुद्रगुप्त की जो 4 प्रशस्ति अभिलेख है उसमें योद्धों का उल्लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एक गणतांत्रिक जनजाति योद्धे। तो दोस्तों ये थे इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चंस और इसी के साथ प्राचीन भारत का इतिहास हमारी सभी वीडियो में कवर हो चुका है। अब मध्यकालीन भारत के इतिहास के संदर्भ में वीडियो बनाया जाएगा। उम्मीद है सारे वीडियो आपको पसंद आए होंगे। आप कमेंट कीजिए
और वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट करके यही बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।